नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उचला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। दरअसल आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए समर्पित कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आदरणीय अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने वाजपेयी जी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि अटल जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनकी देश सेवा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों ने लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी के शिखर पर ले जाने में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। 90 के दशक में वे पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे और केंद्र में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान देश में उदारीकरण को बढ़ावा मिला और बुनियादी ढांचे और विकास को गति मिली। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे की कवायद लगातार जारी है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। मौके से सुरक्षा बलों को हथियार मिले हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आतंकी संगठन जैश से जुड़े हुए हैं। कल अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल की थी। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया था। इससे पहले बिजबिहाड़ा इलाके में एक नाका पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मोहम्मद अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि हालत नाजुक होने के कारण एएसआई को श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया था। इनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, पिस्तौल की 7 गोलियां, एक ग्रेनेड और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। बुधवार देर रात को कुलगाम जिले के रेडवनी गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसओजी ने सेना की एक राष्ट्रीय राइफल्स और 188 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। वहीं अब शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब बात पश्चिम बंगाल की भी कर लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री देखने को मिल रहा है। आरोप है कि राज्य सरकार राज्यपाल की शक्तियां छीनकर सीएम के हाथों में देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में ममता बनर्जी को नामित करने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानूनी राय भी ली जा रही है। दरअसल शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें कोई भी कुलपति नहीं पहुंचा। इसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के हालात चिंताजनक हैं। इसके कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने वीडियो जारी कर कहा कि सीएम ममता बनर्जी को सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर नियुक्त करने पर कानूनी राय ली जाएगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार शिक्षाविदों को डराने धमकाने का काम कर रही है। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति ने बैठक में प्रतिभाग नहीं किया। इधर शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने ट्विटर पर कहा कि ये आत्मनिरीक्षण का सही वक्त है कि क्या हमें राज्यपाल की औपनिवेशिक विरासत को केवल उसके पद के आधार पर विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में जारी रखना चाहिए या हमें प्रतिष्ठित विद्वानों और शिक्षाविदों को कुलाधिपति के रूप में नामित करना चाहिए।
ब्रत्य बसु ने कहा कि जब तक किसी योग्य व्यक्ति को कुलाधिपति के रूप में चयनित नहीं कर लिया जाता है, तब तक ममता बनर्जी को विश्वविद्यालयों का चांसलर नामित किया जाए। इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सरदर्दी बढ़ा रहा है। वहीं बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गुड़गांव दिल्ली में 6 महीने बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर पर कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बीते 6 महीने के आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये वृद्धि तब दर्ज की गई है जब एनसीआर में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के मद्देनजर हरियाणा और यूपी दोनों सरकारों ने शनिवार को प्रभावी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। यूपी ने 20 अक्टूबर को नाइट कर्फ्यू हटा लिया था, तब से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। हरियाणा में भी 9 अगस्त से रात का कर्फ्यू नहीं था। नई प्रतिबंधों का मतलब है कि इस बार दिल्ली एनसीआर में देर रात क्रिसमस और नई साल की पार्टियां नहीं होंगी। प्रतिबंधों के कारण हॉस्पिटैलिटी उद्योग को झटका लगा है। उन्हें महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के बाद इस साल राहत की उम्मीद थी। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 180 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 16 जून के बाद से एक दिन में सबसे ज़्यादा हैं। गुड़गांव में दैनिक नए संक्रमण 48 को छू गए हैं, जो कि 6 जून के बाद सबसे ज़्यादा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो दिल्ली में कल 3 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक यहां कुल 67 मरीज हो गए हैं। अब बात दिल्ली की आबो हवा की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर की आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठंड और कोहरे के चलते दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। शुक्रवार को लगातार चौथा दिन था जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 अंक से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। दिवाली के बाद लगातार 3 दिन तक हवा गंभीर श्रेणी में रही थी। दिल्ली के लोगों को नवंबर और दिसंबर में बेहद प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा है। नवंबर में खासतौर पर दिवाली के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त हवा में पराली और आतिशबाजी के धुएं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा थी। दीपावली के अगले दिन दिल्ली की हवा में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 38% तक थी। अब पराली और पटाखों का धुआं न होने के बावजूद दिल्ली के लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 415 दर्ज किया गया था, जो कि गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम के कारकों के चलते प्रदूषण की मुसीबत कई गुना बढ़ गई है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली रिकॉर्ड की जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट की भी कर लेते हैं। दरअसल टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद सौरव गांगुली ने उन्हें एक इमोशनल मैसेज भेजा है। तो भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हरभजन सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट कर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की जानकारी दी। वो भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों के लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 5 साल पहले साल 2016 में UAE के खिलाफ एशिया कप T20 में खेला था। भज्जी के रिटायरमेंट के बाद पूर्व कप्तान गांगुली ने इमोशनल पोस्ट लिखा है। दादा ने साथ ही ये भी बताया कि भज्जी की किस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। BCCI की ओर से जारी एक बयान में गांगुली ने कहा, मैं हरभजन सिंह को शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन भज्जी हार मानने वालों में नहीं है। उन्होंने कई बाधाओं को पार करके और कई झटकों को पीछे छोड़कर हर बार वे उठ खड़े हुए। उनकी ताकत, उनकी हिम्मत थी। वो हमेशा ही जुनून में रहते थे और उनके अपार आत्मविश्वास का मतलब था कि वो कभी भी चुनौती से
कतराते नहीं थे। मुझे उनके बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने प्रेरित किया था वो उनकी प्रदर्शन करने की भूख थी। हरभजन ने गांगुली की कप्तानी में सबसे ज़्यादा 37 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 177 विकेट चटकाए। भज्जी ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में 32 विकेट झटके थे। वो उस दौर पर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने थे। भज्जी ने लगातार 3 गेंदों पर रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न का विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की थी। और अब हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।